पहले कि हम बढ़ें कि बरैया साहब का वोट ज्ञान क्या है, ये रिपोर्ट देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या कुछ है पूरा मसला। तो पहले देखिए रिपोर्ट, फिर चलते हैं डिबेट के लिए। माइनॉरिटी में मुसलमान, इसका जब भी मन होगा तो वोट कांग्रेस के लिए ही होता है। इनको टिकट दो या न दो, वोट वो कांग्रेस को ही देने। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का ये ज्ञान आखिर कांग्रेस के काम क्यों नहीं आ रहा है? आखिर क्यों इस तरह के दिव्य सियासी ज्ञान के बाद भी कांग्रेस को चुनावों में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है? इन सवालों के जवाब तो कांग्रेस कभी न कभी ढूंढ ही लेगी। चलिए उससे पहले हम आपको बताते हैं पूरी कहानी। सागर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भिंड की भांडेर सीट से विधायक फूल सिंह बरैया ने भरे मंच से लोगों को वोटों का गणित समझाने की कोशिश की। मैं वोट का ब्रेकअप बता रहा हूं, मैं 4-5 प्रकार के वोट बता रहा हूं आपको, लेकिन ऐसा वोट बता रहा हूं जो कांग्रेस को ही मन करता है डालने का। नंबर 1 शेड्यूल कास्ट, नंबर 2 शेड्यूल ट्राइब, नंबर 3 माइनॉरिटी में मुसलमान। इसका जब भी मन होगा तो वोट कांग्रेस के लिए ही होता है। पिछड़ा वर्ग भी है और सामान्य भी है, वो कंडीशनल है, लेकिन इनको टिकट दो या न दो, वोट वो कांग्रेस को ही देने। बरैया का ज्ञान कांग्रेस पर भारी पड़ा तो सफाई देती नजर आई, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर जातिवाद की राजनीति करने का आरोप बढ़ दिया। देखिए, बरैया जी के बयान को आप देख रहे हैं, वो बयान कहाँ से उपजा है इसको नहीं देख रहे, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। कभी कभी व्यक्ति ऐसी लोमहर्षक और अमानवीय घटनाओं को देखकर इतना व्यथित और विचलित हो जाता है कि उसके पास कोई भाषा रह नहीं जाती। उन्होंने तो बहुत कम बोला है। देखिए, कांग्रेस का काम ही है आपस में लड़ाना भिड़ाना, एक आदमी को दूसरे आदमी से संघर्ष कराने में जुटाना और फूट डालो राज करो की नीति अपनाना। ये अंग्रेजों से सौगात कांग्रेस ने ली है और यही बातें श्रीमान फूल सिंह बरैया जी करते हैं। कांग्रेस के वो न केवल नुमाइंदे हैं, बल्कि कांग्रेस उनको संरक्षण देने का काम भी करती है। फूल सिंह बरैया हमेशा अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। उनके बयान कई बार सीमा की मर्यादा लांघ जाते हैं और सियासी बवाल पैदा करते हैं। अब वोटों का ज्ञान देकर बरैया ने एक बार फिर से कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बरैया के वोट ज्ञान से कांग्रेस क्यों अनजान है? वो इस ज्ञान के सहारे जीत का गणित क्यों नहीं फिट कर पा रही है? नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बरैया का वोट ज्ञान, कांग्रेस क्यों अनजान। कांग्रेस के नेता अक्सर उत्साह में आकर और कई बार पार्टी की जो स्थिति है उससे व्यथित होकर, परेशान होकर, दुखी होकर ऐसे बयान देकर मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब समय अच्छा नहीं होता तो कहा जाता है कि ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। तो आप कह तो भले के लिए रहे हैं, आप बता रहे हैं कार्यकर्ता को गणित की जीतने के लिए क्या क्या करना चाहिए और कैसे चीज़ें मेंटेन होंगी, लेकिन बात उलट जाती है। और बात जब मुसलमान या अल्पसंख्यक की हो तो बात ही क्या है, बीजेपी तुरंत पकड़ लेती कांग्रेस को। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए बंसल न्यूज़ के वो सवाल सुलगते हुए जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या फूल सिंह बरैया अपना वोट ज्ञान अभी तक कांग्रेस को नहीं समझा पाए हैं? इस तरह के बयान कांग्रेस की सियासी परेशानी क्या बढ़ा देते हैं? बरैया के ज्ञान के बाद भी कांग्रेस लगातार क्यों हार रही है? हालांकि बरैया जी जीत गए हैं तो ये भी नहीं है कि उनके ज्ञान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। चलिए चलते हैं मेहमानों की तरफ। हमारे साथ हैं शैलेंद्र पटेल जी, पूर्व विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका बहुत स्वागत है। और साथ ही हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के और नेता हैं, युवा नेता हैं, उनका बहुत स्वागत है। दिनेश जी, फूल सिंह बरैया जी को क्या वो बड़ी मासूमियत से समझाने की कोशिश कर रहे थे? उनका मंतव्य अच्छा था, लेकिन बस एक ही कोताही हो गई कि अगर
मुस्लिम या अल्पसंख्यक ना कह के कुछ और बात कहते तो शायद डाइजेस्ट हो जाती, या गोपनीय तरीके से अपनी बात बाद में कहते, ऑफ द रिकॉर्ड जब बैठते हैं आप। कैसे देखते हैं आप फूल सिंह बरैया जी के इस बयान को, और क्या बीजेपी को एक और मौका दे दिया है उन्होंने? ये देखिए, जो वो कह रहे हैं वो कोई ऐसी नई बात नहीं कह रहा फूल सिंह बरैया, और इस बात को तो सभी जानते हैं, उन्होंने खुल के बोला है उस बात को। लेकिन उनका जो अभी मौजूदा राजनीति का ज्ञान है, मुझे लगता है कि वो उसमें बहुत सारी चीज़ें फिट नहीं बैठती, कि जो शेड्यूल कास्ट का वोट है वो केवल कांग्रेस को मिलेगा या एसटी का वोट मिलेगा। यदि यही वोट मिलता, आप इसका ही मध्य प्रदेश में गणित लगा लेते तो भी सरकार बन जाती। इसका मतलब जो उनका पास ज्ञान है वो आज की राजनीति में नहीं देख रहे कि कांग्रेस के हाथ से ये वोट खिसक क्यों गया। वो तो आप देखिए, उनको तो कई पार्टियों का ज्ञान है। उन्होंने बसपा में जो राजनीति की थी वो एक अलग वोट बैंक की राजनीति की थी। भारतीय जनता पार्टी में गए तो उन्हें लगा कि वहाँ उनकी उपयोगिता है कि नहीं, वो भी उन्होंने देखा, एक अलग दल भी वो बना चुके। अब कांग्रेस में है तो वो बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है उन्होंने अपडेट नहीं किया होगा, इसलिए कई चीज़ों के बारे में उनका ज्ञान ऐसा है। तो कांग्रेस को भी लगता है कि इसे ऐसे ज्ञान की आवश्यकता क्या, जिससे वो नुकसान उनको लगातार हो रहा है। एक छोटा सा मेरा सप्लीमेंट्री, क्या कांग्रेस के नेताओं की एक वर्कशॉप नहीं होनी चाहिए कि आप सार्वजनिक रूप से क्या बोलें, क्योंकि बीजेपी तुरंत सजग होकर घेर लेती है, और ख़ासतौर से अल्पसंख्यक, मुस्लिम, ये जनसंख्या वाला विषय, इन तमाम मसलों पर आपको बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। नहीं, देखिए, जो अभी माहौल है देश में, हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस ही नहीं, अब बहुत सारे नेता होते हैं ना, अब तो क्लियर जो है संसद में हिंदू मुस्लिम होने लगा। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे मीडिया में करते थे कि एक वर्ग लिखा करते थे, आजकल तो लोग हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हर स्तर पर बदलने की आवश्यकता है, कि जब हम जो बात करते हैं पोलराइजेशन की, वो कई बार नुकसान पहुंचाती है नीचे लेवल पर। तो उसमें सबको करेक्शन करने की आवश्यकता है कि जो दौर है, इस दौर में सब जो है एक प्रेम भाव से रहें। पोलराइजेशन पॉलिटिक्स को यदि आपको ख़त्म करना है तो आपको सबको समान भाव से देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। सिसोदिया साहब, आप कैसे देखते हैं बरैया जी के बयान को कि मुसलमान तो हमेशा कांग्रेस को ही वोट देते हैं, और वो अपना वोट ज्ञान बता रहे थे पार्टी के कार्यकर्ताओं को? जी शरद जी, उसके साथ एक बात और बोली बरैया जी ने, चाहे उनको टिकट दो या ना दो तो भी वो वोट कांग्रेस को ही देते, चाहे उनको शिक्षा दो या ना दो वोट कांग्रेस को ही देते हैं, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति सुधारो मत सुधारो वो वोट कांग्रेस को ही देते हैं, चाहे उनको झोपड़पट्टी में रहने दो, पंचर जोड़ने दो, शिक्षा मत दो, वोट कांग्रेस को ही देंगे। तो ये एकाधिकार जो कांग्रेस ने इस समाज को मुगालते में रख के कर रखा है, इस समाज को भी चाहिए कि अब कांग्रेस के मुगालते दूर कर दें। वास्तविक में कांग्रेस ने सदैव से ही ये पॉलिटिक्स करी है जिसको तुष्टीकरण कहते हैं आप, परंतु हमारी सरकार ने, विशेष करके माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में, इस देश के अंदर हमने संतुष्टिकरण की राजनीति देने का काम किया। और जब हम प्रधानमंत्री आवास बनाकर देते हैं इस देश के उन गरीबों को, उन वंचितों को जिनको मकान की जरूरत है, तो फिर वहां ये भेदभाव नहीं किया जाता है। जी, आप इजाजत दें तो एक सवाल कर लूं। जी, संतुष्टिकरण की राजनीति में भी दोनों ही पार्टी, कांग्रेस तो चलिए अकील साहब और अब उनके बेटे की तरफ है, आपके संतुष्टिकरण की राजनीति में 230 में कब कोई अल्पसंख्यक होगा? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, ये एक अलग बात है। हम जनता की बात कर रहे हैं। हम जब जनता की बात करते हैं सर, अल्पसंख्यक भी तो जनता है, अल्पसंख्यक भी तो जनता है। नहीं, निश्चित तौर पर जहां जितना अवसर देना चाहिए वो देने का काम हमारी सरकारों ने भी किया, हमारे संगठन ने भी किया। हमने अल्पसंख्यक मोर्चा बना रखा है, उस मोर्चे के माध्यम से हम जो है संगठन में उनकी उपयोगिता और उनको संगठन में बराबरी का दर्जा देने का काम कर रहे हैं। हमने जहां जहां भी माइनॉरिटीज को ओबलाइज करना चाहिए वो करने का काम हमारी पार्टी ने भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। परंतु चुनाव में टिकट देना, ये कई सारे समीकरण इसके अंदर रहते हैं। एक बड़ा समीकरण, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये रहता है कि चुनाव जीतने वाला कैंडिडेट होना, विचारधारा के प्रति समर्पित कार्यकर्ता होना, ये कई सारे मापदंड। ऐसा तो नहीं है सिसोदिया जी की एक पार्टी यानी कांग्रेस कहती है कि वोट मिलेगा ही चाहे टिकट दो या ना दो, और आपके यहाँ ऐसी धारणा है कि टिकट दो तब भी नहीं मिलेगा? नहीं, अलग अलग जगह की अलग अलग परिस्थितियां हैं शरद जी, आप जो कह रहे हैं वो बात भी कहीं कहीं आती है, पर वास्तविक में तो यह है कि हमने जब शासन के माध्यम से जीवन स्तर ऊंचा उठाने की बात कही, अंत्योदय की बात कही,
गरीब कल्याण की बात कही तो वहां फिर माइनॉरिटी या एसटी या एसटी या इस प्रकार का भेद नहीं किया। हमने सबको भारत माता के लाल के रूप में देखा है और उसी भाव के साथ हम सबका कल्याण करने के लिए गरीब कल्याण के तहत संकल्पित है, हमारी सरकारें संकल्पित है। हम संतुष्टिकरण के तहत समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं। कांग्रेस जैसे हम तुष्टिकरण की बात नहीं करते हैं, हम संतुष्टिकरण की बात करते हैं और बात ही नहीं करते हैं। जब सत्ता में आते हैं तो कार्यक्रमों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से उसे मूर्त रूप भी देने का काम करते हैं, वो हम कर रहे हैं। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि सभी भारत माँ के लाल हैं। ये सुनकर वाकई कई लोग जो बीजेपी पर एक आक्षेप की दृष्टि से देखते हैं, आपने जिस साहसिक तरीके से ये बात कही है, ये महत्वपूर्ण बात है और ये आगे चरितार्थ होती हुई इस रूप में भी दिखे कि माइनॉरिटी को विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा की राजनीति में भी बीजेपी की तरफ से अवसर मिले, क्योंकि चाहे उनकी संख्या बल की बात कर लें या उनकी महत्वाकांक्षा और उनकी इच्छाओं की बात कर लें, निश्चित तौर पर ऐसा ना हो कि जिस तरह से कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी में टॉप अल्पसंख्यक लीडर सब आखिरी मुगल होकर रह गए हैं। बहरहाल कैसे देखते हैं शैलेंद्र जी आप अपनी पार्टी के नेताजी के बयान को? और बयान सिर्फ ताली पिटवाने के लिए और ध्यान खींचने के लिए नहीं दिए जाने चाहिए। पहले आप ही की पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता बड़े गंभीर एक थॉटफुल विचार सामने आते थे। अब मैं देखता हूं कि कॉमेडी शो वगैरह की तरह या हंसाने के लिए या ध्यान खींचने के लिए ओवैसी साहब हों या फिर कई आपकी पार्टी के नेता हों या कई बीजेपी के नेता हों, कोई संविधान कहता है की बात कर रहा है जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा देती है। आपके यहाँ सैम पिट्रोडा साहब हैं या फिर मणिशंकर अय्यर हैं, ये मुश्किल पैदा कर देते हैं। देखिए, बात बड़ी गंभीर आपने कही, बड़ा गंभीर विषय है कि जाति, धर्म और देश कहाँ जा रहा है और कहाँ हमें देश को लेके जाना था। खैर, जो बरैया जी की बात को देखिए, विपक्ष आज अगर भारतीय जनता पार्टी है तो उन्होंने उस तरीके से लिया। उन्होंने अल्पसंख्यक को तीसरे नंबर पे कहा था, पहले नंबर पे नहीं कहा था। लेकिन क्योंकि अल्पसंख्यक की राजनीति में तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पे लगाना है, ये उनका एजेंडा है, इसलिए उन्होंने उस बात को कहा कि देखिए तुष्टीकरण कर रहे हैं। फूल सिंह बरैया के बयान से भी तुष्टीकरण दिख रहा है, जबकि उन्होंने स्पष्ट कहा। और वो क्या है, एससी, एसटी या माइनॉरिटीज की बात की है तो निश्चित रूप से आज ये लोग हैं कहीं ना कहीं विकास में पीछे रह गए, बहुत लंबे समय से पीछे रह गए। बहुत प्रयास किया जा रहा है, संविधान में उनके लिए एक अलग स्थिति बनाई है, एक उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया और लगातार ये प्रयास चल रहा और आगे तक चलेगा जब तक वो आगे नहीं चले जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो पीछे रह गए इन लोगों का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, इसलिए कहीं ना कहीं उनके साथ वोट बैंक के रूप में भी वो जुड़ते चले गए और संविधान में जिस तरह का अधिकार दिया उस अधिकार को देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया। और बरैया जी ने उसी बात को कहा कि उनके लिए जब लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास किया, ये वोट देना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं नहीं दे रहे हैं, ये भी उन्होंने कहीं ना कहीं उस बात में रहा। इतने और वोट मिल जाते तो शायद सरकार बन जाती, ये भी बात उन्होंने कही थी कि वो हो जाता तो शायद बेहतर तरीके से होता। वो एक राजनीतिक दल के नेता होने के नाते उन्होंने ये बात अपनी जगह कही थी। मैं एक बात राजपाल जी कहना चाहता हूं, मेरे बड़े काबिल मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग प्रधानमंत्री आवास सबको देते हैं। अच्छी बात है, कौन से संविधान में लिखा है कि आप धर्म के हिसाब से दे सकते हो? तो आप डंका क्यों पीटते हो कि हम सभी को दे रहे हैं? ये तो आपका दायित्व है, सभी को देना है। क्या जाति धर्म को देख के आपको देने का आप भी तो एक ही ढूंढ पाते हैं सर जी। सिर्फ भोपाल उत्तर में ही तो मिलता है आपको भी अल्पसंख्यक विधायक का टिकट। कहां आप 230 में सिर्फ एक ही, केवल एक नहीं दो हैं अभी तो भोपाल में। शरद जी, आप तो पूरा नॉलेज है। जहां जैसा ही बात, मैंने विधायक की बात नहीं की ना टिकट की बात करी, मैंने एक बात कही कि विषय यह है कि जब प्रधानमंत्री आवास की बात हुई, हम दे रहे हैं तो ये तो देने का अधिकार है, जो भी सरकार में रहेगा। आप में अच्छी बात है, हम सबकी सरकार है मध्य प्रदेश में और देश की कोई बीजेपी जरूर उसको रूल कर रही, और संविधान ने ये नियम बनाया कि आप जाति धर्म देखकर कोई भी योजना का लाभ नहीं देंगे। जहां तक ये बात रही कि चाहे गरीब वर्ग है, आज भी हम देश का अगर सर्वेक्षण देखेंगे तो उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या माइनॉरिटीज लोगों की आज भी आर्थिक उन्नति उस जगह पे नहीं हो पाई जिस जगह पे उनको पहुंचाना है। और ये कहीं ना कहीं उनके लिए जो स्कीम्स बनी हैं पहले के समय में जो बनी हुई हैं वो उनको आगे बढ़ाने की रही, इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को वो वोट देते आ रहे हैं। अब आज हम राजनीतिक रूप से उनको वोट बैंक कह लेंगे तो ठीक है, कोई राजनीतिक भाषा में ये शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन जनता वोट बैंक नहीं मानी जाए। इस चीज से जब हम ऊपर उठेंगे कि हमसे वोट बैंक नहीं, हमारी जनता है, हम सबके लिए काम करना होगा। लेकिन जब मानसिकता वोट बैंक की बात आ जाए या किसी जाति वर्ग को हम कह लें कि तो इनका वोटर है, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। आज ही उनके
एक अभी आपकी चैनल पे देख रहा था, उषा ठाकुर ने कहा मदरसे बंद कर देना चाहिए, तो आप जांच करें ना, उन्होंने कहा आतंकवादी निकलते हैं। तो अब इसमें अगर कांग्रेस कहेगी कि उनका ये बयान है कि आतंकवादी निकलते हैं, तो फिर आरोप लग जाएगा कि तुष्टीकरण पे की राजनीति है। आपकी सरकार है, आपको लगता है कि निश्चित रूप से वहां पर आतंकवादी बन रहे हैं, तो उसकी देखरेख कौन करेगा, रोकथाम कौन करेगा? बिल्कुल, आपकी ये बात में दम है कि जब बयानों के सिरे अगर पकड़ेंगे तो फिर ये भी बात उठेगी कि इधर से पकड़ें तो आप इधर से पकड़े जाएंगे, ये कहेंगे कि साहब फिर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, मदरसों का विरोध। ये बात ठीक है दिनेश जी, लेकिन हम भी यहाँ कितना ज्ञान बघार लें, लेकिन चुनावी राजनीति का गणित टिका हुआ है जीतने की राजनीति पर। आप अगर कहिए कि 230 में से कांग्रेस के, ठीक कहा शैलेंद्र जी ने, 2 विधायक हैं भोपाल से ही आते हैं, भोपाल मध्य से और उत्तर से, और पूरे मध्य प्रदेश में जबकि करीब 20 से अधिक ऐसी विधानसभा सीटें मानी जाती हैं जहां अल्पसंख्यकों का अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन टिकट नहीं मिलता क्योंकि गणित जाति के ऐसे हैं। ऐसे में हमारे लोकतंत्र की रक्षा की बात तो बार बार हो रही है, लेकिन क्या ये लोकतंत्र है? और क्या आगे जाकर ऐसी मांग उठेगी कि महिलाओं के आरक्षण की तरह आप अल्पसंख्यक आरक्षण का प्रावधान चुनावी राजनीति में भी करें? आखिर ये वर्ग जिसकी आबादी 20 करोड़ से ज़्यादा है, उसको कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति में वो अपना हिस्सा तो ढूंढ रही है, और नहीं मिलता हिस्सा तो माफ़ कीजिएगा, मैं उसको अनहोली अलायंस नहीं कहूँगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिर MY इक्वेशन बनता है, फिर मुस्लिम यादव समीकरण बनता है, बिहार में भी इस बार माना जा रहा है कि कहीं वो समीकरण गुल न खिला दे। तो हम कहाँ जा रहे हैं फिर? केवल चुनावी राजनीति, जीत की राजनीति पे जा रहे हैं। आप कभी भी देखिए जो भी समीकरण थे, आप यदि देखेंगे जब भारतीय जनता पार्टी सशक्त नहीं हुई थी तब कांग्रेस एक तरफा जीतती थी। पोलराइजेशन पॉलिटिक्स तो तब भी थी ना, अलग अलग नाम से। तो उसी वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो पहले जिन नामों से लड़ती थी चुनाव, वही काम करते थे। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं। आज जिस तरह से पोलराइजेशन हुआ है वो कहीं ना कहीं उसने पूरी राजनीति को बदला है। कांग्रेस भी अपने आप को सोच रही है कि भाई अब अल्पसंख्यक के मुद्दे पर कितनी बात करें। वो अल्पसंख्यक यदि ओवैसी के साथ जाएंगे तो कांग्रेस को क्या लाभ है, अल्पसंख्यक यदि मायावती के साथ जाएंगे तो कांग्रेस सोचती है हमें इससे क्या लाभ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो ये देखते हैं कि अब जीतने वाला कैंडिडेट कौन है। जब मध्य प्रदेश में आप देखिए, जब इस तरह की राजनीति नहीं थे तो सतना में भी जीत जाता था अल्पसंख्यक, इंदौर में भी जीत जाता था। कहीं भी आप खड़ा करिए, कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो जनता के लिए लड़ता हो, जनता जिसको पसंद करती हो। अब नहीं, अब तो कोई भी आप देखिए, अब धर्म के बाद आ रही है जाति की राजनीति। यदि कास्ट सेंसस पर जा रहे हैं तो फिर क्या है, वो भी तो एक उसके काट के तौर पर ही जा रहे हैं ना। बाकी उस पर तो नहीं जा रहा है डेवलपमेंट पे कि हम आपको ये डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट के नाम पे केवल फ्री वीज है, या फिर कास्ट में आप धर्म और जाति की राजनीति है। इस गणित को अगर देखें तो नैराश्य भी आता है और चिंता भी होती है, क्योंकि मेरे सामने सिसोदिया साहब भी हैं जो अभी आकांक्षी नेता हैं चुनावी राजनीति के, और इनकी कतार है ऐसे नेताओं की। अब वो अपनी विधानसभा सीट ढूंढ रहे हैं, और क्षमा कीजिए कि अगर उस जिस विधानसभा सीट की तरफ जा रहे हैं वो किसी एक जाति विशेष की सीट बन गई, भले ही वो अनारक्षित सीट हो यानी रिजर्व सीट ना हो, लेकिन ये गणित तो उसी तरफ जा रहा है। साहब यहाँ इतने वोट फला जाति के हैं तो इसी का कैंडिडेट उतारो भाई साहब, नहीं तो गए अपन। तो भैया फिर अच्छा कैंडिडेट कहाँ से लाओगे? सिसोदिया साहब, ये है बड़ी चिंता का विषय, और राजनीतिक दलों को हालांकि ये मतलब रीछ के पैर पकड़ने के समान है चुनावी राजनीति में ये, लेकिन करना तो पड़ेगा साहब जी। देखिए, निश्चित तौर पर सुचिता की राजनीति करते हुए और संगठन हमारा जो है वो कहीं ना कहीं इस बात से ऊपर उठ के सोचता है, काम करता है, और उसमें हम काफी हद तक सफल भी होते हैं। पर कहीं कहीं आप जो कह रहे हो वो बात भी की, वो भी करना पड़ता है, होता है, क्योंकि अंततः गत्वा फिर एक जो मैंने कहा कि पहली प्राथमिकता जो होती है उस चुनाव को जीतने की होती है। फिर वहां पर अगर इस प्रकार का कोई समीकरण आता है तो उस समीकरण को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये मैं बहुत खुले मन से कहने की बात कर रहा हूँ। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर के हैं, जो विचार आधारित राजनीतिक दल है, जैसा भारतीय जनता पार्टी, तो हम विचार को लेकर जब काम करते हैं तो फिर वैचारिक अनुष्ठान में फिर ये सब चीजें आती जरूर है, पर कहीं ना कहीं जब विचार प्रबलता से आता है तो ये चीजें गौण हो जाती है। और ऐसे एक नहीं कई सारे उदाहरण भी हमारी पार्टी के द्वारा सेट किए हैं। कई जगह हमने इस प्रकार से भी टिकट देने का काम किया है कि जिस व्यक्ति को टिकट दिया उसका एक गांव भी नहीं है, 10 घर भी नहीं है, और वो जीते भी है। ऐसे भी कई सारे उदाहरण हैं, और ये इसलिए हो पाया क्योंकि वो कार्यकर्ता जिसको टिकट दिया गया वो विचार को लेकर प्रतिबद्ध था।
वह कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी को पूर्णतः समर्पित था, संगठन शास्त्र के प्रति उन सब मापदंडों पे खरा उतर रहा था जो मापदंड संगठन में उम्मीदवार के लिए योग्यता रखते हैं। तो ऐसे भी कई सारे उदाहरण हैं। तो कहीं कहीं वो वाले उदाहरण भी है जो आपने बात कही। तो निश्चित तौर पर ये जो समय है, इस समय के हिसाब से जो बातें हैं वह कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना और ये तमाम तरह की बातें कांग्रेस उठाकर समाज के अंदर फूट डालने का काम कर रही है। मैं आपसे हर बार कहता हूं और फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस जब जब सत्ता से बाहर होती है तब तब वह मान्य परंपराओं पर प्रहार करते हुए सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने के लिए भी आगे बढ़ जाती है। जैसा कि वर्तमान परिदृश्य में अगर आप देखेंगे तो लोकसभा का जिस प्रकार से एक सीन बन रहा, राहुल जी जब से विपक्ष के नेता बने, आप देखेंगे कि वहां सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने की भी बात हो रही है, मध्य प्रदेश सहित देश भर की जनता को गुमराह करने की बात भी हो रही है, और उसके साथ साथ में कहीं न कहीं वहां इस प्रकार से जो मान्य परंपराएं हमारी संवैधानिक संस्थाएं उन पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने देखना तो पड़ेगा ही, देखना तो आपको पड़ेगा ही कि ताना बाना न टूटे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हैं, आप बीजेपी पे आरोप लगाते हैं बहुसंख्यकवाद और धर्म की राजनीति करने का, और बीजेपी का आप पर आरोप है कि आप अल्पसंख्यक परस्त, अनुसूचित जाति जनजाति परस्त राजनीति करते हैं और समाज के कमज़ोर वर्गों को डराते हैं कि बीजेपी संविधान बदल देगी तो आपके अधिकार छिन जाएंगे। देखिए शरद जी, कोई भी आज के समय में इतना नासमझ तो नहीं कि कोई भी पाठ पढ़ा दिया जाएगा वो मान लेंगे। आप और हम समझते हैं आज के समय में, आज जो शिक्षा का स्तर बढ़ा है, समझ का स्तर बढ़ा है, टेलीविजन ने आपके माध्यम से इससे फिर भी इनकार नहीं किया जा सकता। पटेल साहब, आप बहुत संजीदा राजनेता हैं कि असर जाता है। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात देखिए, आप उस देखिए, इन सबको सब समझदार हैं, सब समझते हैं, सब आकलन भी करते हैं, और स्थितियों में कई बार जो जैसा आकलन कर लेता है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है, हम जनता के फैसले को सही और गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि असली मालिक तो जनता ही है, उन्हीं के लिए सारा सब विषय बना हुआ है। लेकिन प्रस्तुतिकरण कई बार उस तरह की वर्किंग, किस तरीके से बात आप कितने उसको परोसी है, किस तरीके से माइंड डाइवर्ट किया, इन सब के ऊपर राजनीति में बहुत गहरा असर पड़ता है। लेकिन निश्चित रूप से हमें यह देखना होगा आज के समय में कि जात पात और धर्म की राजनीति देश को एक स्थान तक तो ले जा सकती, उसके आगे नहीं ले जा सकती। दिनेश जी ने बड़ी अच्छी बात की कि विनेबिलिटी के आगे आज सारे दल कहीं ना कहीं सारे फैक्टर्स एक साइड कर देते हैं, और कहीं ना कहीं मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, कई बार कैंडिडेट मायने ही नहीं रखा था कि कैंडिडेट कौन है। कई बार हम देखते हैं कोई किसी की काबिलियत पे हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि जिसको जीत के जाना चाहिए, जिसको पहुंचना चाहिए या जिसको उस तरह का टिकट मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है क्योंकि विनेबिलिटी फैक्टर में वो नहीं आता है। या कई बार वो जब चुनावी मैदान में होता है तो जनता किसी और चीज़ों से प्रभावित होकर वोट उस तरीके से नहीं देके कहीं और वोट दे देते हैं, जिससे काबिल राजनेता जो देश के भविष्य बनाए वो नहीं आ पाते। ये अपनी अपनी जगह चलता है। कुल मिला के जो आपका प्रश्न है, निश्चित रूप से जाति पाति धर्म से ऊपर उठना होगा देश को आगे बढ़ाने के लिए। हम सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाते रहें, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, इसकी राजनीति उसकी राजनीति, इससे काम नहीं चलेगा। आज निश्चित रूप से देश को जो आवश्यकता है उनकी हमें पूर्ति करने की जरूरत है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि एक गंभीर विषय पर आपने बहुत संजीदगी से बात की। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुल मिलाकर बेहिचक ये बात कही जा सकती है इस लिहाज से कि राजनीतिक दलों की विचारधारा क्या जाति की राजनीति या मुद्दों से हट के राजनीति करने की, इशू बेस्ड राजनीति से हटने की वजह से लोगों के सामने नहीं है। और ये दल इतने चिंतित हैं कि इन्हें लगता है कि अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, अगर हम ये बात करेंगे कि हम कैसे देश को आगे ले जा रहे हैं, तो ये बातें जनता तक पहुंचेंगी नहीं। ये जनता यानी आपका भी अपमान है और आपकी बुद्धि पर भी सवाल है। क्यों राजेश खन्ना को लालकृष्ण आडवाणी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा दिया जाता है? क्यों हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ इलाहाबाद से एक समय अमिताभ बच्चन लड़ लेते हैं? यानी किसी भी दिग्गज राजनेता को आप जब ज़मीन धूल चटाने की कोशिश करते हैं तो आपके पास कोई उपाय नहीं होता। एक अननोन, लेकिन राजनीति के लिए अननोन, लेकिन फिल्म या क्रिकेट स्टार को ले आओ, जीत जाओ। ये राजनीति नहीं है साहब। और जनता को ये बताना पड़ेगा कि हमारे लिए बड़े बहुगुणा हैं, बड़े आडवाणी जी हैं। राजेश खन्ना होंगे, फिल्मों में करिए, खूब आंखें पटकिए, गाने गाइए, लेकिन राजनीति के राजेश खन्ना आप नहीं हैं। वो हमारे लिए हमारे राजनेता ही। ज़्यादा कह गया साहब, बड़ी बुद्धि की बात है, लेकिन सोचिएगा ज़रूर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, बाबा का अरमान, क्या मिलेगी कमान। नमस्कार।